वेलकम टू प्री एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा, ठीक है। कि अब उसमें से आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में कब और कहाँ और कैसे किया जाता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं। शायद मैं कल 13 विराम चिन्ह का नाम बताई थी और सारे का चिन्ह भी बताई थी। तो जिन्होंने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को आप लोग देख लें, तो ये आज का क्लास जो है ना वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कि जब तक आप लोग विराम चिन्ह का नाम नहीं जानेंगे और विराम चिन्ह नहीं जानेंगे, तो आज का जो हम बताने जा रहे हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग हिंदी में कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, तो उसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आज हम लोग जानेंगे कि विराम चिन्ह का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग, ठीक है। कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम लोग हिंदी में कैसे करते हैं। अब है कि सबसे पहले हम विराम चिन्ह के प्रयोग में सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह भी आप लोगों को पता है कि पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसा है ना। पूर्ण विराम का चिन्ह हमारा ये है। अब इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग हिंदी में कहाँ पर करते हैं कि जब हमारा कोई वाक्य पूर्ण होता है या बोलते समय हम लोग वहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर ज़्यादा, या फिर लिखते समय अगर हमारा कोई वाक्य पूरा हुआ, कंप्लीट हो जाता है, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगा करके उस वाक्य को अंत करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात और हम लोग जान लें कि पूर्ण विराम का जो चिन्ह है सिर्फ 2 विराम चिन्हों में नहीं लगता है, जैसे कि प्रश्न सूचक में और फिर विस्मय सूचक में, ये दोनों को छोड़ करके, ठीक है। प्रश्न सूचक चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह ऐसा है क्वेश्चन मार्क, और विस्मय सूचक का चिन्ह है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों चिन्हों में यही चिन्ह लगेगा। प्रश्न सूचक चिन्ह में ये चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह का ये चिन्ह है। तो पूर्ण विराम का जो चिन्ह हमारा ये है कि वाक्य के अंत में लगता है, और ये प्रश्न सूचक को छोड़ करके और विस्मय सूचक को छोड़ करके बाकी सारे वाक्यों में पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है, ठीक है। अब इसमें है कि एक बात और जान लीजिए कि कविता हो, दोहा हो, चौपाई हो या फिर श्लोक हो, है ना। तो दोहा, श्लोक, चौपाई, ये सब में क्या होता है कि पहली पंक्ति में एकहरा पूर्ण विराम लगाया जाता है और फिर दूसरी पंक्ति में दोहरा, यानी कि 2 बार लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई भी श्लोक हो, कोई भी दोहा हो, कोई भी चौपाई हो, रामायण भी अगर देखते होंगे तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि रामायण की चौपाई में पहली पंक्ति में पहला एकहरा है पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति में दोहरा। कोई भी कविता भी ले सकते हैं, दोहा भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं एक दोहा बतला दे रही हूँ कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, है ना। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंगल पूर्ण विराम। कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगेगा, 2 पूर्ण विराम लगेगा, ठीक हो गया। कि अब हम लोग आगे देखते हैं। पूर्ण विराम के बाद आते हैं अल्प विराम में। कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका चिन्ह कैसा होता है अल्प विराम का, जिसको कि आप लोग कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ये अल्प विराम का चिन्ह है, ये कॉमा। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है हिंदी में कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर किया जाता है इस चिन्ह का प्रयोग। कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का, ठीक है ना। एक ही प्रकार के कई
शब्दों का प्रयोग के लिए, ठीक है, तब वहाँ पे कॉमा का प्रयोग होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, दिल्ली लिखते हैं ना हम लोग, कॉमा लगाते हैं। कलकत्ता लिखे, कॉमा लगाए। मुंबई लिखे, चेन्नई लिखे, तो यहाँ पे कॉमा का प्रयोग हो गया कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात है कि वाक्य के प्रारंभ में हाँ का प्रयोग और वाक्य के प्रारंभ में जब नहीं का प्रयोग होता है तब भी वहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे मैं बता रही हूँ। हाँ, वाक्य के प्रारंभ में, ठीक है, वाक्य के प्रारंभ में, है ना, वाक्य के प्रारंभ में हाँ अथवा नहीं, ठीक है, वाक्य के प्रारंभ में हाँ अथवा नहीं का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ मैं जाऊँगा, हाँ मैं जाऊँगा, यहाँ के बाद क्या लगाए, अल्प विराम का चिन्ह लगाए, मैं जाऊँगा। अब अगर हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं यह काम नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, क्या दिख रहा है, अल्प विराम का प्रयोग दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, तो वाक्य के प्रारंभ में हाँ और नहीं का प्रयोग हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमारा पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, अब हम जा रहे हैं आगे की ओर अर्ध विराम, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अर्ध विराम, अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह है ये हमारा अर्ध विराम का चिन्ह है। अब अर्ध विराम का चिन्ह जो है यहाँ पे अल्प विराम से ज़्यादा हम लोग वहाँ पे रुकते हैं, ठीक है ना, और पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से ज़्यादा और फिर पूर्ण विराम से कम देर के रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे काम करते रहना ही जीवन है, अब यहाँ पे क्या देंगे, अर्ध विराम, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आलस्य तो रोग है, तो हम यहाँ पे क्या चिन्ह दिए हैं, अर्ध विराम, कि काम करते रहना ही जीवन है, अल्प विराम से ज़्यादा देर रुकना है और पूर्ण विराम से कम देर तक रुकना है। तो काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो रोग है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कि गांधी जी नहीं रहे, गांधी जी नहीं रहे, अब यहाँ पे क्या देते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह, वे तो अमर हो गए, वे तो अमर हो गए, ठीक हो गया। कि अब हम लोगों ने पूर्ण विराम देख लिया, अल्प विराम देखा और अभी हम लोगों ने अर्ध विराम देखा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह, ये आप सभी जानते हैं, है ना, कि प्रश्न सूचक चिन्ह आप लोगों को पता है कि प्रश्न सूचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह ऐसा चिन्ह है, और इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कि जब वाक्य में प्रश्न दिखता है या फिर हम जब किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं ना, तब हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं। ये हो गया। अब आगे है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह कैसा होता है, ये हमारा विस्मय सूचक चिन्ह है,
ठीक है। अब इसका भी प्रयोग कहाँ पर हम लोग करते हैं, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि विस्मयादि बोधक और विस्मय सूचक दोनों एक ही है ना। दोनों में कंफ्यूज न हो कि विस्मयादि बोधक और विस्मय सूचक दोनों एक ही है। तो इसका चिन्ह कब लगता है कि जब जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, स्वीकृति आदि का बोध हो या भाव प्रकट करे, तब वहाँ पे ये चिन्ह लगता है। जैसे कि अरे, ये चिन्ह लगाए हम, तुम कब आए। यहाँ पे आश्चर्य हम लोगों को दिखता है कि अरे तुम कब आए, है ना। तो ऐसे में हम लोग वहाँ पे क्या चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब है शाबाश, ठीक है ना। शाबाश भी वहाँ पे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है ना। तो आज और एक दो हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह। आगे हम लोग बढ़ते हैं उद्धरण चिन्ह की ओर। उद्धरण चिन्ह का चिन्ह कैसा होता है, ये इसका एक और नाम है जो कि मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं कि इसका एक और नाम मैं क्या बताई थी, अवतरण चिन्ह, ठीक है। इसका मैं एक और नाम बता चुकी हूँ, अवतरण चिन्ह, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एकहरा भी होता है जहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है ना। अब देखिए इसका प्रयोग हिंदी में हम लोग कब करते हैं कि किसी के द्वारा कही गई उक्ति को या फिर किसी के द्वारा कही गई कथन को हम लोगों को बिना बदलाव किए सेम भाषा में, है ना, उन्हीं की भाषा में अगर हम लोग उसको उद्धृत करते हैं, तब इस चिन्ह का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। कि अगर किसी के द्वारा कही गई उक्ति है या कथन है, तो अगर हमको दर्शाना हो, है ना, तो कैसे दर्शाएंगे, तो ये अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह लगा करके ही हम लोगों को दर्शाना चाहिए, ठीक है। जैसे अब किसी लेखक का अगर उपनाम दर्शाना हो, अगर किसी लेखक का उपनाम दर्शाना हो, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर का हम बता रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, है ना, दिनकर इनका उपनाम है। यानी कि कोई भी लेखक हो या कवि हो, उनके उपनाम को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उनके नाम को दर्शाएंगे, ठीक है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनके नाम को दर्शाएंगे। और भी ले लीजिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है, हरिऔध भी उनका क्या नाम है, उपनाम है। तो लेखक या कवियों के उपनाम को हम लोग किसमें दर्शाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारा पुराना वीडियो देख लीजिए, और अभी मैं जहाँ तक करा पाई हूँ उसको भी एक बार ध्यान से देख लें, तो मेरे ख्याल से कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।